नमस्कार, सभी का स्वागत है सीडीपी बाय आंचल पे। आप लोगों का एक टॉपिक के लिए डिमांड थी कि जो चंडीगढ़ जेपीटी में स्वयं प्रभा यानी कि आईसीटी को लेकर जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस वगैरह है वो कराए जाए। क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगी। क्वेश्चन से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आईसीटी की डेवलपमेंट के ऊपर बताना चाहूंगी। आईसीटी जैसे कि नाम अपने आप में बता रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इंडिया के स्कूलों में 2004 में आई, पर एकाएक नहीं आई। इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास है, उसको मैं एक कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो आईसीटी को लेकर है। हमारे को इसकी पहले फुल फॉर्म पता हो वो आप लोग जानते ही हैं। ये कहलाई आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों को जोड़ के से बनाया गया। पर इससे पहले अगर हम पीछे की बात करें, 70s की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन टेक्नोलॉजी था। यानी कि जब हमारे पास इंटरनेट वगैरह नहीं था, तब भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में करते थे और ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को थोड़ा इंटरैक्टिव वे में पढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ये चीजें अपने आप में आगे बढ़ती चली गई और डेवलपमेंट आती चली गई और करते करते 1980 के अंदर जब इंडिया के अंदर अपना खुद का इंडियन सैटेलाइट बनकर आ गया, तो फिर चीजें जो है वो काफी बदल गई। और तब 1984 के अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स के थ्रू एक नया प्रोजेक्ट लाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम था क्लास। बेटा ये वाला क्लास जो है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो क्लास का फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्कूल स्टडीज, यानी कि कंप्यूटर को कहीं ना कहीं स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई। और इसके कारण जब ये चीजें काफी बढ़ने लगी, तो फिर हमारे यहाँ पर CAI या जिसे हम कहते हैं CAL, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये कंसेप्ट आया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग को लाया गया, यानी कि जहां पे बच्चे अपनी रफ्तार से चीजों को सीख सकते थे। पर इसके अंदर एक इंटरैक्शन जो होना चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती चली गई और फिर आगे चलकर हमारी 1986 की पॉलिसी में, इस पॉलिसी को फिर आगे 1992 जो एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनकर आया, इन दोनों में इस चीज के ऊपर बात की गई कि हम किस प्रकार से अपने एजुकेशन को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग को लेकर। तो जब हमारे 1986-92 का आया तो कंप्यूटर के ऊपर काफी काम होना शुरू हो गया और फिर काफी सारे सॉफ्टवेयर और चीजें डेवलप होती चली गई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर 2004 में आईसीटी को इंडिया के स्कूलों में लाया गया। आईसीटी एट स्कूल्स लाया गया। इसमें भी 2010 में जिन स्कूलों ने इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करा, तो उनको आईसीटी को जिन्होंने इस्तेमाल करा उनके लिए अलग से रिवॉर्ड्स वगैरह लाए गए। फिर आगे चलकर 2012 में एक प्रॉपर आईसीटी पॉलिसी लाई गई कि हमें आईसीटी को किस प्रकार स्कूलों में कैसे हमारे को इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी इनोवेशन को लेकर आ रहे हैं, तो हमारे करिकुलम में भी इसको स्थान देने के लिए हमें करिकुलम के नए मॉडल्स को इजाद करना होगा। तो आईसीटी पॉलिसी के थ्रू हमारे पास दो मॉडल्स मेन है जो कि आईसीटी बेस्ड करिकुलम कहलाए। इन दोनों पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये दो मॉडल्स आपके कौन से हैं? एक कहलाता है आपका एश्योर मॉडल, एक कहलाता है आपका एश्योर मॉडल और एक कहलाता है आप लोगों का आई केयर मॉडल। एश्योर मॉडल इस चीज को लेकर है कि पहले ए में आपको एनालाइज करना होगा कि आप किस प्रकार के कंटेंट को देना चाहते हैं,
आपका लर्नर किस प्रकार का है। यानी कि अगर हम आईसीटी बेस्ड करिकुलम को लेकर आना चाहते हैं तो हमें एनालिसिस कई लेवल पे करना है कि क्या वहाँ पे डिजिटल एक्सेस भी है जिन बच्चों के लिए आप कंटेंट को तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे को एनालिसिस करना है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे को सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन से मेथड के माध्यम से अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे। और यू का मतलब है यूटिलाइजेशन, यानी कि अब आप कौन से आईसीटी के टूल को इस्तेमाल करेंगे अपने कंटेंट तक बच्चों को पहुंचाने के लिए। अब आपने तो पहुंचा दिया है, लेकिन क्या आप बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस भी देंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। और उसके बाद आखिरी में आप लोगों को इवैल्यूएट करना होगा कि कितना वो आप लोगों के लिए प्रभावशाली रहा, इस प्रकार से कितना लर्निंग को हम एनहांस या संवर्धित कर पाए। तो ये था हमारा एश्योर मॉडल। बेटा मैंने ना फुल फॉर्म वगैरह बोल दी है, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इतना आप देख लेंगे। उसके बाद है आई केयर मॉडल। आई केयर मॉडल में पहले आई में आप इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपने किस प्रकार से बच्चों को एक तरीके से आप तैयार करते हैं बच्चों को, जैसे हम थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस लेकर आते हैं कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जहां पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो बच्चों को हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी, कंटेंट के साथ बच्चे कनेक्ट हो गए। फिर इस ए के अंदर हम बच्चों को एक्टिविटीज वगैरह कराएंगे। अगर बच्चों को समझ में आएगा तो आर से वो बच्चे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, चिंतन मनन के द्वारा पता चल पाएगा कि बच्चे उस चीज को कितना समझ पा रहे हैं। और अगर वो वाक्य ही समझ गए हैं तो अगला वाला ई ये बता रहा है कि एक्सटेंड, उसका आगे विस्तार क्या है, क्या बच्चे उस चीज को आगे भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या वो जीवन में उनके लिए उनके लक्ष्य को साधने में मददगार साबित हो रहा है। तो आखिरी वाला ई कहला रहा है आपका एक्सटेंड। तो ये हमारे दो मॉडल है। इनमें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर यू में ये बात बोली थी कि आप किस प्रकार से यूटिलाइज करोगे कौन से प्रकार के आईसीटी टूल को। तो आईसीटी टूल के ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी आपने अगर देखा होगा EMRS का जो टीचिंग एप्टीट्यूड था उसमें भी आपके आईसीटी टूल आए थे। ये आईसीटी टूल आपके कितने प्रकार के हैं जो हम मेन इस्तेमाल करते हैं, तो हम मेनली 4 प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। ये आईसीटी टूल कौन कौन से हैं? पहला है आप लोगों का इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब है जहां पर आप सूचना को संप्रेषित करना चाहते हो, जो कि आपका सूचनात्मक है। जैसे कि आपको जिस चीज के ऊपर अच्छी नॉलेज है आपने उसका एक पोस्ट डालकर विकिपीडिया पर, एनसाइक्लोपीडिया पर डाल दिया, वो कहलाया आपका इंफॉर्मेटिव। इसी प्रकार आपका है सिचुएशन। जो सिचुएटिंग वाला है उसमें हम जिस प्रकार से सिमुलेशन वगैरह डालते हैं। सिमुलेशन वगैरह का मतलब क्या है? यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप बच्चे को बिल्कुल डायरेक्ट रियल एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हो, तो हमें वर्चुअल वर्ल्ड के मदद से आभासी अधिगम वातावरण लाना पड़ता है। वो कहलाता है आपका VLE। VLE का मतलब क्या है बेटा? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, आभासी अधिगम वातावरण। तो इसके अंदर हम कुछ सिमुलेशंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। से मान लीजिए आपको अर्थक्वेक पढ़ाना है, सुनामी पढ़ाना है, जो नेचुरल डिजास्टर है, तो उसमें एक एक्सपीरियंस देने के लिए आपको वो कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को उस चीज का अनुभव हो सके। जैसे हम स्कूल्स में अर्थक्वेक ड्रिल करा दिया, फायर ड्रिल करवा दिया, तो वो सिमुलेशन के माध्यम से बच्चों को लगेगा कि हाँ वाकई ही ये अर्थक्वेक आ गया, अब क्या करना होगा, कैसे लोग अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका सिमुलेशन। इसी प्रकार आप साइंस वगैरह में सिस्टम कोई कराना चाहते हैं, अब तो आप जानते ही कि स्कूल्स में डायसेक्शन वगैरह कराने बैन कर दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फ्रॉग का देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह है, तो वो हम सिमुलेशन के माध्यम से बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्टिव वाला। कंस्ट्रक्टिव वाले के अंदर है जहां पर आप बच्चों से कुछ निर्माण के तौर के ऊपर उनको एक एक्सपोजर देते हो कि वो कुछ बनाए। जैसे हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बच्चों को देते हैं, या जो बच्चे अकाउंट्स वगैरह में हैं उनको कैसे गूगल शीट जैसे हमारे को भी मिलती है टीचर्स को कि आपने कितने कोर्सेज में, कितने बैचेस के अंदर कितनी आपने क्लासेस वगैरह करी है। इसी प्रकार अकाउंट्स वगैरह में आप स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हैं, तो वो सारे जो बच्चे बनाते हैं वो कहलाते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव में। इसी प्रकार आप लोगों का होता है संप्रेषण का, और वो संप्रेषण का कहलाता है आप लोगों का कम्युनिकेटिव।
अब इस कम्युनिकेटिव के अंदर जैसे हमारे ईमेल्स वगैरह है, हम उनके थ्रू जो है, या जो आप लोगों का इंस्टेंट मैसेंजर वगैरह है, जिससे हम लोगों तक आराम से, आसानी से उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो ये है हमारे 4 प्रकार के टूल्स। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको सिस्टम पढ़ाना चाहते हैं, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, सर्कुलेटरी है, तो आप कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे। और सिमुलेशंस के लिए आप एनईपी की जो भी गाइडलाइन वगैरह है, उसमें ये है कि आप वर्चुअल लैब्स वगैरह को ज़्यादा बढ़ाइए। अभी तक हमारे पास काफ़ी सारे लैब्स है, अब 750 लैब्स के बारे में बात की गई है, और साथ साथ ऐसे स्किल वाले लैब भी हो कि आप सिमुलेशन के माध्यम से बच्चों को स्किल के लिए भी उन लोगों को प्रशिक्षित कर पाए। तो ये हमारे थे 4 प्रकार के टूल्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास जब ये पॉलिसी वगैरह बनकर आ गई, तो 2015 में एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हुआ, और वो कहलाया डिजिटल इंडिया कैंपेन। ये कहलाया डिजिटल इंडिया कैंपेन, यानी कि एजुकेशन में भी इसको जोड़ा गया। और इसके फलस्वरूप 2017 के अंदर, 2017 में एक शगुन पोर्टल का उद्घाटन किया गया, शगुन पोर्टल का। और इस पोर्टल के अंतर्गत ये रखा गया कि हमारे को अच्छे से अच्छे कंटेंट को डिजिटल मोड पे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका एक रेपोजिटरी, एक भंडारण हमारे पास होना चाहिए। पर इस भंडारण के साथ साथ हमारे को ऑनलाइन निगरानी भी रखनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन निगरानी कई चीजों को लेकर है। पहला कि जहां जहां पर हमने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, उनका क्या परिणाम निकला। तो उन सब के लिए हमारे को विजिलेंट होना पड़ेगा कि अगर हमारे को लगता है कि हमने पीएम पोषण अभियान शुरू करा, तो उसके बाद स्कूलों में एनरोलमेंट वगैरह में, रिटेंशन में कितनी हमको सफलता मिली, तो हम ऑनलाइन मोड के ऊपर, इसके ऊपर एक विजिलेंट रहेंगे, निगरानी कर पाएंगे। तो ये 2017 में ही हमारे पास कई न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स, कई डिजिटल पहल शुरू की गई। अब इस डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को लाया गया, इसके अंदर यहीं पर ही आप लोगों को पढ़ना होगा अपना दीक्षा, जो आपके लिए खास मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर दीक्षा को लाया गया, जिसका फुल फॉर्म कहलाता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज शेयर। इसकी जो टैगलाइन है, इसकी टैगलाइन कहलाती है नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अ टीचर्स, फॉर अ टीचर्स। अब इस दीक्षा के अंदर हमारे कई वर्टिकल्स हैं। इस दीक्षा में हम बहुत सारे वर्टिकल्स को लेकर चलते हैं। ये कौन कौन से वर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेके निपुण भारत, ये आप लोगों का है। इसी प्रकार अडल्ट एजुकेशन को लेकर है। इसी तरीके से वोकेशनल एजुकेशन को लेकर है। ये सारे यहाँ पर अलग से एप्स बनाए गए हैं, ताकि जिसको जो भी कंटेंट जिस प्रकार का भी चाहिए, और खास जो हमारे चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है, उन लोगों के लिए स्पेशल ई कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीजें हमारे को मिलती है दीक्षा पर। दीक्षा के साथ ही सरकार ने शुरू किया स्वयं। स्वयं अपने आप में क्या है, ये आप लोगों का स्टडी वेब फॉर एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब ये स्वयं जो है, ये अपने आप में एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां पर बहुत सारे कोर्सेस को चलाया जाता है। तो उनकी फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। इन कोर्सेस को चलाने के लिए स्वयं के पास कैसे ये कोर्सेस को चलाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। वो 4 चतुर्थांशों को लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जिस भी कोर्स में खुद को लिस्ट करते हैं, एनरोल करते हैं, तो उसका हमारे पास एक ई ट्यूटोरियल यानी कि एक वीडियो आता है।
उस वीडियो को देखने के बाद हमारे पास ई कंटेंट के तौर के ऊपर एक पीडीएफ आ जाती है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास असेसमेंट के तौर के ऊपर, आकलन के तौर के ऊपर एक क्विज आ जाती है और उस क्विज के मार्क्स वगैरह हमारे को सब मिल जाते हैं। और फाइनली इन सब के बाद एक डिस्कशन फॉर्म होता है, एक डिस्कशन फॉर्म जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वयं चलता है। स्वयं के साथ ही जुड़ा हुआ है स्वयं प्रभा, स्वयं के साथ ही है हमारे पास स्वयं प्रभा। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है बेटा? स्वयं के ऊपर जहां पर हमारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, उसी तरह स्वयं प्रभा के अंदर यहाँ पर 40 डीटीएच चैनल्स का एक, समझ लीजिए, समूह है, एक सेट है, 40 डीटीएच चैनल्स। ये चैनल्स क्या है? ये आपका डायरेक्ट टू होम चैनल है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि आपको बहुत सारे, जैसे अगर हम स्कूल एजुकेशन की ही बात करें तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हमारे यूजीसी वगैरह के लिए है, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए, उन सब के प्रोग्राम्स हैं। अगर हम स्कूल एजुकेशन वगैरह के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे अलग से चैनल से रखे हैं, जिसमें कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको सारे चैनल्स वगैरह मिल जाते हैं और इनका ई कंटेंट मिल जाता है। पर अगर यही बात हम स्वयं में देखते हैं तो स्वयं में क्लास 1 से नहीं है, वहां पर क्लास 9 से लेकर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि हायर एजुकेशन से है, लेकिन वो क्लास 9 से शुरू होता है। और स्वयं प्रभा में आपके पास सारे के सारे हैं। यहाँ पर आपका क्लास 1 to 12 तक के लिए भी है डीटीएच का, ताकि बच्चे इन चीजों को अवेल ऑफ कर पाए। अब ये हमारे को इस प्रकार से इनिशिएटिव क्यों लेने पड़े? ये इसलिए लेने पड़े क्योंकि हमारे को जो आईसीटी हम देना चाहते हैं, या आईसीटी बेस्ड एजुकेशन और टीचर्स के लिए आईसीटी इंटीग्रेटेड पेडागोजी, तो इसके लिए हमारे को डिजिटल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पता हो। क्योंकि हम लोग ना बाय मिस्टेक ये मान लेते हैं कि डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन आर सेम, एंड ऑनलाइन एजुकेशन आर सेम, पर ये दोनों सेम नहीं है। जहां पर हम बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन, तो इसके मायने ये होते हैं जहां पर आप जहां पर इंटरनेट का एक्सेस है, इंटरनेट सर्विसेज जहां पर अवेलेबल है, आर अवेलेबल, वहां पर भी है, एंड वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, वेयर इंटरनेट एक्सेस इज ईदर लिमिटेड और इट इज नॉट देयर और नॉट देयर, तो वो कहलाता है आपका डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटल एजुकेशन के मायने, यानी कि ये अपने आप में ब्रॉड टर्म है, बजाय कि अपने ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन जहां पर आता है तो यहाँ पर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना जरूरी है। तो इस चीजों को देखते हुए जो हमारे इनिशिएटिव लिए गए, तो इसमें ये देखा गया कि हमारे को कई मोड्स के ऊपर एजुकेशन लोगों तक प्रोवाइड करनी होगी। पहला, जहां पर पूरी तरीके से इंटरनेट एक्सेस है, फुल फ्लेज लेवल के ऊपर है, तो वहां पर भाई जहाँ पे 4G वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां पर आप अपना किसी भी प्रकार का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह बना सकते हैं, क्लासेस को कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बच्चों तक पहले ही कोई वीडियो वगैरह या कंटेंट वगैरह शेयर कर लेते हैं और बाद में किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों से इंटरैक्ट कर पाए। तो ये चीजें कब होगी? जब हमारे पास इंटरनेट फुली अवेलेबल है। एक होता है जब हमारे पास पार्शियल मोड होता है। पार्शियल मोड के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर बच्चों को अगर मान लीजिए पूरा प्रॉपर इंटरनेट वगैरह नहीं है, तो हम बच्चों को कहते हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह में जो भी चैप्टर दे रखा है आप उसको पढ़ लो, और उसके लिए हम ई मैसेंजर या कुछ मैसेंजर, जिससे कि हम सब लोगों को, बच्चों को इकट्ठा मैसेज शूट अप करवा दें, और उसके बाद बच्चे जब पढ़कर आ गए हैं तो एक साधारण व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, जो आपकी ग्रुप कॉल वगैरह होती है, उस पर आप चीजों को बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरा वो है जहां पर इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल ही नहीं है। तो जहां पर इंटरनेट एक्सेस इज नॉट देयर, बिल्कुल ही नहीं है,
तो वहां पर आपका जो स्वयं प्रभा के चैनल है, जहां पे केवल एक केबल कनेक्शन है और आपको केबल से अपना डीटीएच मिल जाता है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स का आपको एक्सेस मिल जाता है, तो आपके वहां पे चैनल नंबर 1 पे क्या आएगा, चैनल नंबर 40 पे क्या आएगा, तो वो एक पूरा लिस्ट आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो लोगों के पास टीवी है उस टीवी को केबल के साथ कनेक्ट करके जो भी एजुकेशन के अंदर हम नई क्रांति लेकर आना चाहते हैं और इतने सारे लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, तो वो चीज हमारे लिए यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। तो इस प्रकार हम जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो मेनली डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन उसी का ही अपना एक पार्ट बन जाता है। अब इसको लेके हमारी पॉलिसी ने भी बहुत सारी बातें कही है। तो अब आते आते जब हमने कैंपेन वगैरह 2015 का डिजिटल इंडिया शुरू करा, 2017 पे आते आते हमने ये सारे पोर्टल्स वगैरह को शुरू कर दिया। तो इसी चीज को लेकर 2018 में जब हमारा समग्र शिक्षा अभियान भी आया, समग्र शिक्षा अभियान, बेटा इसको लिखते हम सर्व शिक्षा अभियान की तरह ही है। तो यहाँ पर जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान 2018 आया, तो यहाँ पर और यही बात को एनईपी 2020 के अंदर दोनों में इस बात पर जोर दिया गया कि हमें 2 टी पे बात करनी है, जिसमें कि एक टी कहलाता है आपका टीचर और एक कहलाता है आपका टेक्नोलॉजी। यानी कि टीचर को आप आईसीटी बेस्ड पेडागोजी के लिए ट्रेन करें, टीचर को आईसीटी बेस्ड पेडागोजी, जिसको आईसीटी इंटीग्रेटेड पेडागोजी भी कहते हैं, उसके लिए ट्रेन करें। और उसको हम ट्रेन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि दीक्षा के ऊपर जो हमारे को ई कंटेंट डालना है उसके लिए हमारे पास डिजिटल एजुकेटर्स होने चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि उनके सींग आ गए हैं। जो आपका नॉर्मल एक टीचर है उसको आपको थोड़ा सा अपग्रेड करवाना होगा, यानी कि वो अपग्रेड करवाने के लिए एक हम सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो 50 घंटे निर्धारित किए गए हैं उनमें टीचर्स को अपग्रेड किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, तो हम एक आईसीटी बेस या आईसीटी इंटीग्रेटेड पेडागोजी कैसे करवाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि हमें टी पैक के बारे में पता हो। ये टी पैक का मतलब ये है कि हमारे को 3 बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला कि टीचर को अपने कंटेंट की कितनी जानकारी है, अपने विषय वस्तु की कितनी नॉलेज है। दूसरा, उसको टेक्नोलॉजी की कितनी नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कर लीजिएगा इसको। और तीसरा वाला हो गया पेडागोजी। तो ये सारे का सारा का जो हमारा एक कॉमन बनकर आ जाता है इन सबको लेकर, तो हमारे को यहाँ पर इस टी पैक के लिए टीचर को ट्रेन करना है कि टीचर के पास एक अच्छी कंटेंट की नॉलेज है, लेकिन उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली क्या टीचर को पता है मैं कौन सा आईसीटी टूल का इस्तेमाल करूं ताकि मैं उसी कंटेंट को बहुत इफेक्टिवली बच्चों तक प्रस्तुत कर पाऊं। पर इसके साथ साथ जो मेरा कंटेंट है और जो टेक्नोलॉजी की मेरे को अच्छी नॉलेज हुई, तो फिर बाद में ये है कि मेरी पेडागोजी कि मैं बच्चों को किस प्रकार उसको उनके दिमाग में है ना, कि भाई आपकी जो गुड लर्निंग है हम ये मानकर चलते हैं इट कम्स फ्रॉम गुड टीचिंग। चाहे लर्निंग के बहुत सारे सोर्स है, बट इफेक्टिव टीचिंग वही है जो इफेक्टिव लर्निंग के अंदर लेकर आए। तो ये है हमारा टी पैक, जिसको हम आईसीटी इंटीग्रेटेड पेडागोजी में अपने टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास 2019 में जाकर निष्ठा, इस निष्ठा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया पैंडेमिक में, जब हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो हमारे जितने भी टीचर्स एजुकेशन के कोर्सेस हैं उनको 3 लेवल के ऊपर रखा गया। एक जो बिल्कुल आपका आंगनवाड़ी का होता है, जहां पर हमारे को बच्चों को बिल्कुल बालवाड़ी के तौर के ऊपर कैसे उनको ट्रेन करना है टीचर्स को। फिर हमारा निष्ठा का 2.0 रखा गया एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, 3.0 रखा गया जो हमारे सीनियर टीचर्स के लिए है। तो यहाँ पर उनको किस प्रकार से उनको अपडेट किया गया, उनको कंटेंट वगैरह टीचर्स एजुकेशन में जो भी है हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को लेके जो कंटेंट है वो सब निष्ठा के माध्यम से किया गया। निष्ठा का फुल फॉर्म अपने आप में पता ही होगा शायद आप लोगों को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये स्कूल हेड्स के ऊपर है कि किस प्रकार वो अपने टीचर्स को कैसे अपग्रेड करवाते जाते हैं एज पर द स्टैंडर्ड दे आर एड्रेसिंग टू।
तो इसके अंदर टीचर्स हेड का बहुत बड़ा रोल है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली अपने पीएम ई विद्या चैनल्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। यार जितना मैं बता रही हूँ वैसे इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद हमारी 2020 से लेकर 2023 तक की जो हमारी डेवलपमेंट्स है उसमें हमने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से नई पहलों को शुरू किया उसको मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा एनईपी ने ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो तो ये बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है ऑनलाइन, तो यहाँ पे और नहीं लगाया मैंने, यहाँ मैंने एंड लगाया है। यही कहना चाहती हूँ कि दोनों बातें अपने आप में अलग अलग है। डिजिटल एजुकेशन, तो इसके अंदर पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि हमारे पास दीक्षा के रूप में मिल रहा है, पोर्टल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास ऐप्स कौन से हैं, टूल हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज के द्वारा हम बच्चों को ये सारा कंटेंट वगैरह दे सकते हैं, कैसे इनको हम टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि ये ना एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कंटेंट की सोर्सिंग किस प्रकार करनी है, उस कंटेंट को किस प्रकार आप बच्चों तक मुहैया कराते हो, इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व वगैरह है। तो इन सबके लिए एक प्रॉपर एनडीआर दिया गया है। ये एनडीआर का मतलब है जो एक नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, यानी कि एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है कि कैसे हम आईसीटी के माध्यम से बच्चों तक हाई क्वालिटी कंटेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स कैसे हम मुहैया करवाएंगे, और इनका साथ साथ हमारे को असेसमेंट भी किस प्रकार करना है, आकलन भी कैसे आप ऑनलाइन पे करवाओगे। तो इन सब के लिए बहुत सारे ऐप्स है कि आपने किस कौन से ऐप के द्वारा जो है बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट करना है, ई पोर्टफोलियो आपके कहाँ पर आएंगे, उनके रूब्रिक्स आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे, तो ये सारा यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें यहाँ पे खास ये दे रखा है कंटेंट पेडागोजी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया टी पैक के अंदर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन, जो हमने निष्ठा के अंदर खास देखा, तीनों लेवल्स के ऊपर दिखाया गया किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स आप लोग वहां पर डालेंगे। इंटेंसिव आप लोगों ने जितनी भी नई रिसर्च हमारी है उसको कैसे आपने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें जो अम्ब्रेला टर्म है वो है आपकी पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या के अंडर ये सारे के सारे आ जाएंगे आप लोगों के, इसी में आपका दीक्षा आ जाएगा, ई पाठशाला, फिर आगे ई पीजी पाठशाला पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी किया गया, निष्ठा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया स्कूल हेड्स के लिए कि कैसे आप टीचर्स का एडवांसमेंट करवा सकते हो, उनको कैसे अपग्रेड कर सकते हो। स्वयं वो पोर्टल है जिसमें आप क्लास 9 टू लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंटेंट को डालते हैं। फिर है आप लोगों का आईसीटी करिकुलम, वो आईसीटी करिकुलम में मैंने कहा हमारे 2 मॉडल कामयाब है, एक एश्योर मॉडल और एक आई केयर मॉडल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस पीएम ई विद्या के अंदर जिसको हम कह रहे हैं कि मेन अम्ब्रेला टर्म है, जो हम एनडीआर का एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहते हैं, इकोसिस्टम, उसके लिए पीएम ई विद्या कैसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा कलेक्टिवली जोड़ता है और कैसे अलग अलग माध्यमों से बच्चों तक कंटेंट को मुहैया करवाता है। तो इसके अंदर हम टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा पहले तो हमारे टाइम में अगर हम 80s की बात करें तो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह टीवी चैनल्स पर आते थे और वही प्रोग्राम्स को स्कूल के अंदर बच्चों को दिखाया जाता था। आज भी हमारे पास, जब मैंने कहा कि हमारे पास ऐसा भी जगह है जहां इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो ऐसे भी घर है जहां एक घर में एक टीवी नहीं है, तो वहां कम्युनिटी टीवी का इस्तेमाल किया जाए। अगर रेडियो नहीं है तो कम्युनिटी रेडियो का किया जाए। तो इस प्रकार ज्ञान वाणी सीबीएसई लेकर आई, शिक्षा वाणी, वो सब शुरू किए गए। ज्ञान दर्शन चैनल शुरू किया गया सन 2000 के अंदर, जहाँ पे इग्नू ने और बाकी और भी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने कंटेंट को, अपने अपने लेक्चर्स को डाला। इग्नू ने तो अपना एफएम रेडियो के ऊपर भी डाला, वो ज्ञान वाणी कहलाया। अब सीबीएसई का जो है वो शिक्षा वाणी है। तो ये इस प्रकार रेडियो के थ्रू डाला गया। दीक्षा जो है इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, 4 ऑप्शन आ गए। दीक्षा होगा, स्वयं होगा, स्वयं प्रभा होगा, मूक होगा।
तो दीक्षा है आपका वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे आप विद्यादान यानी कि विद्यादान में जितने भी लोग अपना अच्छे से अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं, ताकि सभी लोगों तक उसकी पहुंच बनाई जा सके, एक्सेस के साथ हो, इक्विटी हो, क्वालिटी हो। ये तीन आपके पिलर्स है जिसके ऊपर दीक्षा काम करता है। एक्सेस सब तक पहुंचाया जाए, इक्विटी सबके अनुसार, क्योंकि अगर CWSN के बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए हम अलग से पॉडकास्ट वगैरह जारी करेंगे, कुछ अलग तरीके की चीजों को शामिल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे खास ये कोशिश की गई है कि अगर आप दीक्षा पे कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं तो ये कंटेंट आप 3 लैंग्वेजेस में रखें, और बाकी हर स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर्स है कि आप अपने अपनी लैंग्वेज का कंटेंट दीक्षा के ऊपर अपलोड करवाएं। अभी जो है मेनली हमारा इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, और खास सुनिएगा ISL इंडियन साइन लैंग्वेज। जब भी आप PME विद्या के किसी भी चैनल पे सुनेंगे, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा वो प्रोग्राम, वो हिंदी में मिलेगा, और साइड में बॉक्स के अंदर एक जो आपका इंडियन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए ऐसे एजुकेटर होते हैं जो कि पूरा सारी चीजों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझा रहे होते हैं। तो 3 लैंग्वेजेस में अभी है, और कोशिश की जा रही है कि इसको आप सभी लैंग्वेजेस में बच्चों तक अच्छे कंटेंट को पहुंचा सके। ठीक है, तो स्पेशल ई कंटेंट उसी रूप में है जो दिव्यांग के लिए है, यानी कि CWSN के लिए, और ऑनलाइन कोर्सेज जो कि शुरू किए गए हैं जिसमें हम नंबर और बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद ये हमारे मेन है जो इन्होंने 6 प्रकार के इनिशिएटिव लिए। सबसे पहला आपका PME विद्या, ये मेन है, उसी के अंतर्गत आपको दीक्षा भी मिल जाएगा, ई पाठशाला, निष्ठा मिलेगा, स्वयं मिलेगा, और जो ICT करिकुलम की हमने बात करी है। अब इसके अंदर कुछ खास चीजें और की गई है। इसमें एक एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स की बात की गई है। ये एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स का एक खास नाम दिया गया, मुझे अभी थोड़ा स्ट्राइक भी कर रहा, मैं बाद में आप लोगों को लिखकर भेजूंगी, एक शॉर्ट डाल दूंगी। इसको फाइजिनी करके कुछ दिया गया है, यानी कि इसमें क्या है कि कंटेंट जो है, जो एक रेगुलर टेक्स्ट बुक होती है, उसी के अंदर इन्फोग्राफिक्स वगैरह को डालकर उसको और इंटरेस्टिंग बना के उसके साथ कुछ आपने 3D का कॉम्बिनेशन कर दिया, ताकि वो चीज बच्चों के लिए, वो टेक्स्ट बुक इतनी मोनोटोनस या डल नहीं रहे जो अक्सर बच्चों के बैग में पड़ी रह जाती है नई निकोरी, बल्कि इसके अंदर इसको इस प्रकार से क्लब किया गया है कि आपने डिजिटल वेज का टूल्स का इस्तेमाल करते हुए 3D के रूप में उन सारी बुक्स का, कोई आपकी कहानी है, उस कहानी के चित्रों का आपने पूरा मंचन करके दे रखा है, तो वो आप लोगों की एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स है। इन्फोग्राफी का इस्तेमाल है आपने, जैसे ये भी मैं करके दे रही हूँ, तो ये भी इन्फोग्राफिक है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक बड़े इफेक्टिव वे में देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी गाइडलाइन हैंडबुक्स वगैरह है, टीचर्स को इशू की जाती है, तो इतने कोर्सेस है आपकी, और खास आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा, आप PME विद्या चैनल पे जाएंगे तो एक इनका ऑडियो का अलग है, जिसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, और आम बच्चे भी चाहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई पढ़ दे, हमको खुद से ना करना पड़े, तो आपने अपने कानों में ईयरपॉड्स लगाए और आपने सुनना शुरू कर दिया, तो ऑडियो बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, और साथ में फिर आप लोगों के वीडियोस भी है। चलिए बेटा जी, तो मेन आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा, होपफुली समझ आया होगा। अब मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा देती हूँ। पहला है कि शिक्षकों के लिए जो एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने कहा कि दीक्षा की टैगलाइन ही क्या है, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स, तो ये कहलाया आप लोगों का दीक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 ने एक नेशनल रिपोजिटरी की बात की गई, तो बेटा ये अपने आप में क्या होता है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, जिसमें मैंने कहा कि आप कंटेंट सोर्सिंग करते हैं, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने कंटेंट को अपलोड करे, और यूनिवर्सिटीज के लिए तो खास गाइडलाइन है कि आपको कम से कम 20% जो है वो कंटेंट आपको ओपन सोर्स के अंदर यहाँ पे अपलोड करवाना होगा, ताकि सभी तक उसकी पहुंच बनाई जा सके। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को दोबारा से बन जाएगा यहाँ पे दीक्षा, जो आपका एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप FLN को लेकर भी, जो मैंने कहा कि निपुण, जिसके अंदर खास FLN की बात की गई है, उसका एक प्रॉपर वर्टिकल दिशा में रखा गया है। चलिए, उसके बाद है मूक का निर्माण किस विचार पे किया गया है। देखो बेटा, ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सारी इसी बात को लेकर है कि आप लोगों को आपस में जोड़ना चाहते हैं और उन लोगों के बीच में एक सहयोग की भावना लेकर आना चाहते हैं।
पर जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे फिर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपका वैसे भी हो जाएगा जो आम ट्रेडिशनल क्लासरूम है। पीयर लर्निंग भी वहां पॉसिबल है, ग्रुप लर्निंग है। तो मूक्स जो है वो हमने वेब बेस्ड लर्निंग किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाए। तो ये आपका वेब बेस्ड लर्निंग में आएगा। उसके बाद स्वयं जो है वो अपना कंटेंट किसके थ्रू देती है? सेमिनार नहीं है, क्लासरूम टीचिंग और कॉन्फ्रेंस नहीं है, मैंने कहा वीडियो लेक्चर्स है। फिर इसी का ही बाद में ई ट्यूटोरियल के बाद ई आप लोगों को पीडीएफ या ई कंटेंट भी मिल जाता है। ऑनलाइन शिक्षण के अंदर बेटा यहाँ पे दो हमारे मोड्स होते हैं, एक होता है हमारा सिंक्रोनस और एक होता है हमारा एसिंक्रोनस। जहाँ पे सिंक्रोनस होगा वहां पे टीचर और स्टूडेंट दोनों सेम टाइम के ऊपर इंटरैक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद जो आपका एसिंक्रोनस है उसमें जैसे आपने अपना एक ब्लॉग डाल दिया, एक रिकॉर्डेड लेक्चर लाके डाल दिया, तो इसके अंदर ये नहीं है कि टीचर और लर्नर दोनों एक समय पे आपस में कम्युनिकेट या इंटरैक्ट कर पाएंगे। वो बच्चा अपनी पेस के अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल है, जब चाहे देख सकता है। लेकिन सिंक्रोनस में आपको उसी समय पे टीचर के साथ प्रेजेंट होना जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी। तो ये सेल्फ पेसिंग है, ये कहता है एसिंक्रोनस में हाँ अपने अकॉर्डिंगली करता है। इमीडिएट फीडबैक इसमें मिल नहीं पाएगा क्योंकि दोनों सेम टाइम के ऊपर नहीं है। सेल्फ एंगेजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों सेम टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो आपका बन गया 1 3 4, आपका आंसर बन गया। स्वयं प्रभा जो है जैसे हमारा इंडिया का 1980 के अंदर बनकर आया हमारा इनसे। इसी प्रकार 2000 में हमने एक चैनल लॉन्च किया, वो कहलाया आपका ज्ञान दर्शन। तो स्वयं प्रभा भी जो अपना डीटीएच चैनल्स के थ्रू प्रोग्राम देती है तो उसका भी सैटेलाइट है और वो कहलाता है GSAT-15। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला वाला, कौन सा निर्देशात्मक डिजाइन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे ई ट्यूटोरियल भी है, कंटेंट भी है, असेसमेंट भी है, बट क्लासरूम टीचिंग आप लोगों का नहीं है, क्योंकि ये जो हम अपना काम कर रहे हैं स्वयं का, ये सारा का सारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है जहां पर आप इंटरनेट के थ्रू इन चीजों को पहुंचाते हैं। तो इसके लिए क्लासरूम टीचिंग नहीं होगा, तो 1 2 एंड 3 वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुलेशन अपने आप में क्या है? जैसे अभी आपको बताया कि आप बच्चों को एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को देना चाहते हैं जो आप बच्चों को रियलिटी में नहीं दिखा सकते, इसके लिए आप वर्चुअल लैब्स वगैरह लेकर आते हैं। तो इसके अंदर हाँ हम बच्चे को एक ऐसा एक्सपीरियंस रियलिटी का देना चाहते हैं कि बच्चे इंटरैक्ट कर पाए, उनको समझ अच्छे से आए, इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस का शेड्यूल वगैरह बनाते हैं, वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए। बट इसमें हम कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर है। तो यहाँ नॉन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग, गैर रचनात्मक सीखना और सिखाना, यहाँ बच्चे कुछ बना नहीं रहे हैं सिमुलेशन के अंदर ना, तो सिमुलेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 1 2 एंड 3 वाला आ जाएगा। उसके बाद आता है कौन सा जो पोर्टल है जहां पर आप सारी की सारी किताबों को डालते हैं, तो वो पोर्टल आपका कहलाता है ई बस्सा। बस्से में किताबें ही रखते हो ना, तो अब तो सारा का सारा आपका डिजिटल है। अब तो लाइब्रेरी भी आपकी कौन सी है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि हम सारे कंटेंट को ओपन कर दिया है। उसके बाद है आप लोगों का जैसे हमारे ईमेल, ब्लॉग और व्लॉग है, इसको आप कौन से टाइप में रखेंगे? तो ये आपका सेम टाइम पे होना जरूरी नहीं है, तो ये आपका कहलाया एसिंक्रोनस। उसके बाद स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, वीडियो लेक्चर है, सेल्फ असेसमेंट है, क्रेडिट ट्रांसफर है, बट नॉट फॉर ऑल लर्नर्स, ठीक है, लेकिन हम अच्छा मटेरियल देते हैं। तो आपका बन जाएगा 1 2 4। 1 2 4 का मतलब A, B और D वाला बन जाएगा। उसके बाद पॉडकास्ट और वॉडकास्ट, ये आप लोगों के डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, जिनको हम कहते हैं कि दे आर पिक्चर रीडर्स। वो जो आपने कंटेंट को वर्ड्स के रूप में दे रखा है, तो मिरर इमेज बनने के कारण बच्चे उसका सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के जो पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट है, ये डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए खास अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपका VI वाला बच्चा है तो VI वाला बच्चा आपका वीडियो को देख नहीं पा रहा, केवल उसको सुन ही पा रहा है। इसी प्रकार जो आपका HI वाला बच्चा है वो सुन नहीं पा रहा है, केवल देख पा रहा है। तो हमारे लिए दोनों चीजें अगर इकट्ठी करके दे दी जाए, पॉडकास्ट और वॉडकास्ट, तो वो ज्यादा जो मदद करेगी वो करेगी डिसलेक्सिया के लिए। और जहां पर हमारे VI वाले बच्चे हैं या हमारे HI वाले बच्चे हैं, तो HI वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा है कि उनको ISL के अंदर, इंडियन साइन लैंग्वेज में दे दिया जाए।
और जो बच्चे VI वाले हैं उनको हम कुछ टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बच्चों को कराएं। तो इसीलिए पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट डिस्लेक्सिया वाले बच्चों के लिए बेटर रहेगा। कौन सा मूक के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है? ब्लैक बोर्ड भी है, एडेक्स भी है, स्वयं भी है। इन सभी के ऊपर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन स्वयं प्रभा जो है इसमें कोर्सेज नहीं कराते, बल्कि अच्छे कंटेंट को कुछ मतलब वॉडकास्ट वगैरह जो उसके वीडियोस वगैरह है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह जो है वो DTH के चैनल्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, तो टेलीकास्ट करवाया जाता है उनका। तो यहाँ पे कोई कोर्सेज नहीं चलाए जाते। तो आंसर आपका बन गया स्वयं प्रभा। वो कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि हम अपने टीचर्स को ICT इंटीग्रेटेड जो पेडागोजी है उसका इस्तेमाल करने के लिए उस करिकुलम का भी यूज करें? तो उसके लिए एश्योर मॉडल है, एडी मॉडल नहीं। एडी मॉडल है जहां पर आप एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और आखिरी में इवेलुएट करते हैं। उसके बाद कौन सा आपका सिंक्रोनस लर्निंग कहलाएगा? तो ये सिंक्रोनस लर्निंग के अंदर है जहां दोनों इकट्ठे एट ए टाइम पर है। तो ये अपनी पेस से सीख पाएंगे नहीं, क्योंकि उनको उसी में सीखना है जिस समय टीचर और बच्चे दोनों के दोनों सेम टाइम के ऊपर है। उसके बाद है कौन सा शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है? तो रेडियो नेटवर्क ज्ञानवाणी है, और ज्ञान दर्शन जो है वो आपका 2000 में लाया गया था, जहां पर इग्नू का और प्रसार भारती का, MHRD का, प्रसार भारती, इन सब का जॉइंट वेंचर है। ठीक है। कौन सी पहल शुरू की गई थी मूक के द्वारा कोर्सेस को मतलब मूक के द्वारा जो भी कोर्सेस है उनको करवाने के लिए? पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ईशोध सिंधु? नहीं, इसके लिए स्वयं है। EPG पाठशाला जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह के लिए है, और इसमें कोर्सेज नहीं है, उनका कंटेंट दिया जाता है जो भी जानकारी चाहिए। इसी प्रकार NDL हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं जिसमें सभी स्टेट का कंटेंट डलवाया जाता है, और ईशोध सिंधु के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को लेकर काफी अच्छा कंटेंट दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन चला और उसको हमने NPTEL में लाए, तो इसमें हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस कितना हमारी लर्निंग को हम एनहांस कर सकते हैं, कितनी क्वालिटी ऑफ लर्निंग और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। उसके बाद है आपका मेन एज ICT का क्या है, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि दूर दराज जगह पे बैठे हुए लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर पाए। तो अगर आप उनसे बिल्कुल इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो वो है आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। आखिरी क्वेश्चन है आपका, जो भी हमारे मूक्स है उसके लिए क्या सही है? लर्नर सेंट्रिक है? बिल्कुल है। इनको आप स्वयं पोर्टल के थ्रू डिलीवर करते हैं। ये देखिए, केवल स्वयं पोर्टल नहीं, और भी पोर्टल है, जैसे मैंने कहा एडेक्स वगैरह है, एकेडेमिया है, काफी सारे पोर्टल्स है। तो केवल स्वयं नहीं, और भी पोर्टल्स है, और दे कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स। भाई जब मैसिव है तो बहुत सारे कोर्सेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सभी मूक्स जो है वो अर्निंग क्रेडिट्स के लिए, ये बात गलत है। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर बन जाता है A वाला, C वाला, D वाला। तो A, C एंड D वाला बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। तो मेरा एक यही टॉपिक था जो मेरे ख्याल से मेरा यूट्यूब पे नहीं था, तो आज ये टॉपिक भी हो जाएगा। फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू कैन वॉच ऑल माई वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।